नमस्कार भाइयों। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी। पॉलिटी का हमारा पहला चैप्टर है। मैंने आपको कहा था कि पिछली कक्षाओं में जब मैं घटना चक्र पॉइंटर करवा रहा था तो उसमें कहा था कि मैं पॉलिटी को आपको पास अलग से लेकर के आऊँगा। तो आज ये पहली क्लास है पॉलिटी की जो अलग से है। इसमें काफ़ी डीपली तक चीज़ें गई हुई हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। जैसे होगी क्वेरी आप दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है कि भारत का संवैधानिक विकास। आपको पता होगा कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बनी थी और 1608 में भारत आई थी और पहली फैक्ट्री उसने 1608 में सूरत में लगाया था। ठीक है। उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी में आई थी तो उसका मुख्य एजेंडा था कि भारत में आकर के व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे जब देखा कि भारतीय लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनके अंदर चेतना का विकास नहीं हो रहा है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न भारतीय लोगों को अपना उपनिवेश बना लिया जाए। उपनिवेश बोले तो एक देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर शासित करके उसका शोषण करके और यहाँ के लोगों का धन जो है कहीं और लेकर के जाए तो उसे हम उपनिवेश कहते हैं। मतलब कि यहाँ का निवेश जो है कहीं और लेकर के जाएं तो उसको हम उपनिवेश करते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संविधान किस हिसाब से बना। आपको पता होगा कि भारत का संविधान बनने से पहले सबसे पहले हुआ क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 में जब आई 8 में आई तो उन्होंने शुरुआती 200 में से वर्ष तक जो है उन्होंने शासन किया। शुरुआत होती है ये ब्रिटिश रूल की सन 1757 से। आपको पता होगा कि 1757 में बंगाल में प्लासी का युद्ध होता है और सिराजुद्दौला और बंगाल के ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच जो होता है वो युद्ध होता है। युद्ध में सिराजुद्दौला जो है पराजित होता है, उसके साथ बेईमानी करके उसको हरा दिया जाता है छल करके। उसके बाद फिर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, वहाँ पर भी मीर कासिम हारता है। मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और शाह आलम अवध के नवाब अवध का नाम शुजाउद्दौला और आपका इसका क्या नाम है, ये मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, तीनों लोग पराजित होते हैं। और 1764 में बक्सर के युद्ध में, तो 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद की संधि के बाद ब्रिटिश रूल की स्थापना हो जाती है। अर्थात ब्रिटिश रूल जो न्यू इसकी पड़ी तो 1757 में क्लाइव के नेतृत्व में पड़ी थी। लेकिन ब्रिटिश राज्य की स्थापना कब हुई, तो ब्रिटिश रूल की स्थापना जो है 1765 में साफ साफ हो गया। द्वैध शासन प्रणाली यहीं से स्टार्ट कर दिया और यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट हुई। ठीक है। तो ये तक आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि ब्रिटिश रूल की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई, नींव पड़ी 1757 में और स्थापना हुआ 1765 में। ये इतिहास का सेगमेंट है, तो जब इतिहास में हम देखेंगे तो वहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले 1765 तक तो सारे बंगाल की स्थिति आपके सामने आ गई थी। उसके बाद देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हम 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक हम इसको लेकर के चलेंगे कि भारत का संवैधानिक विकास यदि शुरू से आपको सही सही देखना हो तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक यदि हम व्यापक तौर पर इसे देख लेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि भारत का संवैधानिक विकास किस हिसाब से हुआ है। तो भारत में ब्रिटिश रूल दो हिसाब से हुआ। पहला तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर रूल किया था उस 100 वर्षों तक, और 100 वर्षों तक जो है यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन, मतलब ब्रिटिश क्राउन जो है ब्रिटिश ताज जो है यहाँ पर कब्जा किया हुआ था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो थी इसमें भी ब्रिटिश क्राउन का कहीं ना कहीं योगदान था, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से योगदान था, तभी तो ये शासन कर रही थी। सपोज डेट यहाँ से रिलायंस जाए और कहीं पर कब्जा करके उसे अपना उपनिवेश बना ले तो भारत के कुछ न कुछ मंत्री, कैबिनेट के मंत्री या भारत के जो मुखिया, मेन मुखिया पार्टी रूलिंग होगी वो तो देखेगी सारी चीज़ें क्या कर रहा है हमारी रिलायंस कंपनी वहाँ पर जा करके। ठीक है। तो वही स्थिति थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो हुआ 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुआ और 1858 तक चला। ठीक है। और ब्रिटिश क्राउन का शासन जो हुआ 1858 से लेकर के 1947 तक चला था। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि वास्तव में इंडिया में ब्रिटिश रूल की शुरुआत इलाहाबाद की संधि से हुई, स्थापना जिसको कहते हैं, और यह बंगाल से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। यहाँ पर मान्यता इसको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्राप्त हुई। 1765 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी। 1767 में 1757 में नींव पड़ी थी। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ब्रिटिश रूल की नींव कब पड़ी, 1757 में पड़ी थी। और स्थापना कब हुई, 1765 के इलाहाबाद संधि से सबसे पहले स्थापित हुआ और यहीं से उनको जो है कंपनी को दीवानी बंगाल में मिली थी। ठीक है, कर राजस्व वसूलने का।
और बाकी तो नजमुद्दौला को बैठा ही दिया गया था, वो तो कुछ जान ही नहीं रहा था, बच्चा था वो, अवयस्क था। लेकिन जब इस चीज़ के बारे में 1765 की जब क्रियाकलाप में देखा गया और जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट को पता चला, तो ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कहीं न कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बांधने का प्रयास किया। तो वहीं से उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट स्थापित किया कि हम आपकी कंपनी के माध्यम से वहाँ की औपनिवेशिक स्थिति को देखेंगे, आपके हिसाब से चला रहे हैं। और कहीं न कहीं यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का कहीं न कहीं इसमें हस्तक्षेप यहाँ से आ गया और पहली मान्यता 1773 के माध्यम से शुरुआत हो गई थी। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की शासन में ब्रिटिश सरकार की मान्यता दे दी गई कि आप वहाँ शासन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं करिए। अब थोड़ा हम देख लेते हैं यहाँ पर चार्ट में है, और चार्ट के टाइप आप इसको देखेंगे तो काफ़ी आपको समझ में आएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव, यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव पड़ी, ना कि ब्रिटिश शासन की नींव। ऊपर मैंने जो बताया था, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन की नींव मैंने 1757 में बताया था, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब स्वयं बन रही थी तो 1599 के लंदन में बनी हुई थी। इसकी स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी एलिजाबेथ के चार्टर एक्ट के माध्यम से, और व्यापार चार्टर किया गया था कि आप जाइए और पूर्व के देशों से व्यापार करिए। और उस समय जब उसमें जेम्स फर्स्ट जो है वहाँ के सम्राट थे। यहाँ से देखिए कि पहली फैक्ट्री 1608 में सूरत में लगी। ये अस्थायी तौर पर फैक्ट्री थी, लेकिन बाद में जब पुर्तगालियों ने इसका विरोध किया तो बाद में ब्रिटिश शासन ने जब इस पर विरोध किया तो उन्होंने फैक्ट्री को हटा दिया अपना जो दिए थे 1608 में। फिर 1613 में जब अंग्रेज़ों से युद्ध हुआ था तो अंग्रेज़ों ने उस पर युद्ध में जीता था। उस युद्ध का मुझे नाम भी रिकॉल नहीं हो रहा है, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। वांडीवास का युद्ध मुझे लगता है जो है। तो वहाँ से जो है जब ये पुर्तगीज़ वहाँ से हारे, फिर 1613 में वहाँ जहांगीर खुश होकर के इनको फैक्ट्री सूरत में स्थापित करने के लिए जगह दे दिया था। 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री खोली गई थी। 1633 में बालासोर में फैक्ट्री खोली गई थी। 1639 में मद्रास फैक्ट्री खोली गई थी। 1651 में हुगली और कासिम बाजार में फैक्ट्री खोली गई। 1687 में बम्बई में, और 1698 में कलकत्ता में फैक्ट्री खोली गई थी। बम्बई पहले सालसठ द्वीप नाम से थी, और बम्बई को 1660 के आसपास जो मुझे याद आ रहा है, 1608, 60 या 65 के आसपास जो है कैथरीन मियो, 1660 से 1665 के बीच में कोई डेट हो सकता है। कैथरीन मियो की शादी जो है पुर्तगीज़ के साथ कर दी, पुर्तगीज़ के राजकुमारी कैथरीन मियो की शादी जेम्स फर्स्ट के साथ कर दी गई थी, और बम्बई उनको दहेज में दे दिया गया था। लेकिन बाद में 1687 के आसपास जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी को उन्होंने किराए पर, वार्षिक किराए पर उसको कंपनी को दे दिया था जेम्स फर्स्ट ने कि आप जाइए वहाँ पर फैक्ट्री खोलिए। तो बम्बई वही 1687 में आसपास जो है वहाँ पर खोजी गई थी। गैराल्ड डंगियार आपको पता होगा कि इसके जो है उन्होंने निर्माण करवाया था इसका। फिर यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नीचे भी है, यहाँ पे शाही फरमान आपको पता होगा कि फ़ारूक सियर नाम का जो घृणित कार्य के नाम से जाना जाता है 1717 एडी में वो लेकर के आया था। और ब्रिटिश इंडिया का मैग्ना कार्टा, उन दस्तक प्रणाली आपको पता होगा कि उन्होंने पूरे बंगाल में फ्री चुंगी और मुक्त व्यापार को उठा करके दे दिया गया था कि आप जाइए पूरे बंगाल में व्यापार करिए। और ब्रिटिश इंडिया कंपनी कैसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो चुंगी फ्री कर दिया था, और उसके हो रहा था मुझे लगता है पेचिस, इसी कारण इसका इलाज हुआ। तो इसी इलाज में जो है खुश होकर के इसने इसको दस्तक को दे दिया था। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी बाज़ार की शुरुआत यहाँ पर 1608 सूरत में हुई थी। शासन की नींव पड़ी थी 1757 एडी में प्लासी में। ब्रिटिश इंडिया कंपनी शासन की शुरुआत 1757 एडी में पड़ी थी। शासन की स्थापना 1765 में इलाहाबाद की संधि से पड़ी थी। व्यापारिक अधिकार की समाप्ति, अब आपको पता होगा कि 1765 में द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गया था बंगाल में। 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर बनाए गए बंगाल के। तो जब यहाँ गवर्नर जनरल हुए कि बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1765 के इलाहाबाद की संधि में जब वो आए तो उन्होंने बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से द्वैध शासन की समाप्ति हुई थी। तो यहाँ पर लिखा कि व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति हुई। व्यापारिक एकाधिकार क्या होता है?
तो उसमें ये हो रहा था कि कंपनी के जो कर्मचारी थे वो स्वयं जो है कहीं न कहीं जो है अपना व्यापार करते थे, कहीं न कहीं अपना व्यापार वो स्वयं करते थे। तो इसी को देखते हुए व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति की गई। आंशिक यहाँ पर देखिए, तो वहाँ पर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सब चीज़ें की गई थी। 1784 में जब पिट्स एक्ट आया तो ये सब कमियाँ थी, लेकिन इसको भी तब तक नहीं सही किया गया था कि कहीं न कहीं चोरी छिपके से अधिकारी ये जो है ब्रिटिश इंडिया के कर्मचारी जो है वो अपने सामानों को बेच रहे थे, अपने इनडायरेक्टली, और कंपनी को कहीं न कहीं घाटा पड़ रहा था। ठीक है। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से व्यापारिक जो है एकाधिकार स्टार्ट कर दिया गया था कि हम लोग व्यापार में एक अकेले काम करेंगे, कोई किसी को नहीं आने देंगे। वहीं समय जो है अधिकारियों कर्मचारियों का व्यापारिक एकाधिकार नष्ट हो गया और कंपनी को यथेष्ट पावर दे दिया गया कि आप ही व्यापार करेंगे, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने जाकर के शिकायत किया था कि ये लोग जो है स्वयं कर रहे हैं, कंपनी को इससे घाटा हो रहा है। 1773 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद 1813 में आंशिक रूप से व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति हुई और पूर्ण रूप से 1833 में व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति हुई। जब व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति जहाँ पर हो जाएगी तो कंपनी के व्यापारी जो है स्वयं भी व्यापार करना स्टार्ट कर देंगे और बाहर के जो होंगे वो भी व्यापार करना स्टार्ट कर देंगे। चूँकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी में कोई एक व्यक्ति मालिक तो था नहीं, कई लोग मालिक थे, कई लोगों का शेयर था इसमें, इसीलिए व्यापारिक एकाधिकार इनको 1773 से 1813 तक दिया गया था। उसके बाद फिर इनको व्यापारिक अधिकार की समाप्ति कर दी, चूँकि वहाँ पर सरकार किसी और की बन गई थी। उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन की समाप्ति 1858 में विक्टोरिया घोषणा से हुई थी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा ओवरव्यू और चार्ट के माध्यम से मैं इतना आपको समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब चलते हैं सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट को हम नियामक अधिनियम भी कहते हैं, इसको नियामक अधिनियम भी कहते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को मान्यता बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इसको दी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन की मान्यता ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इसी के द्वारा दी गई थी कि आप जाइए वहाँ पर शासन करिए, आप इसके हकदार हैं, चूँकि आप इससे लड़े हुए हैं, हमारी इसमें शेयर रहेगा, लेकिन आप जाइए शासन करिए। तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से यही मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि व्यापारिक में जो डाइवर्सिफाई था वहाँ पर सिर्फ कंपनी को व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यक्तिगत व्यापारी थे, जो अपना व्यक्तिगत सारी चीज़ें कर रहे थे, उनका बंद करवा दिया गया। बाद में इसको समाप्त कब किया गया? 1813 में किया गया, जो मैंने ऊपर बताया है। देखिए आगे है, PM लॉर्ड नॉर्थ द्वारा गठित गुप्त समिति की सलाह पर इसको बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। गुप्त समिति क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि 1773 के आसपास जो है अमेरिकी क्रांति हो चुकी है, तो 1776 में जो है संविधान वहाँ बनकर तैयार हो जाएगा। 17 कहीं ना कहीं इनके हाथ से तो जो है अमेरिका निकल गया था, तो भारत में इनके हाथ से न निकले, सोने की चिड़िया है इनके लिए, इसलिए भारत इनके हाथ से न निकले, इसलिए अपना जो है प्रक्रिया ये अपना रहे हैं। यहाँ पे भारत में केंद्रीय शासन की नींव पड़ी। यहाँ से केंद्रीय की शासन आपको कैसे बता सकते हैं? सपोज डैट आप देखिए, इस समय बंगाल, इधर बंगाल है, इधर मद्रास है और इधर आपका मुंबई है। ठीक है, अब तीनों को एक साथ मिला करके तीनों के गवर्नर जनरल को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा तीनों के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। तो ये क्या है? ये भी तो एक केंद्रीकरण है। यही है केंद्रीकरण शासन की नींव यहीं से पड़ी थी। उसके बाद यहाँ देखिए, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यही इसी के माध्यम से। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई इसी के माध्यम से। और एलिजा MP पहले जो है यहाँ के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, और लेमिस्टर हाइड और चेम्सफोर्ड तीन जो है एडिशनल न्यायाधीश बनाए गए और एक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। और कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध। देखिए मैंने आपको कहा था कि कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार का प्रतिबंध, ये की पॉइंट है। मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था, यहाँ पर देखिए दे दिया गया है कि कंपनी के व्यापारियों की निजी व्यापार पर प्रतिबंध कब लगा? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंद हुआ। और शुरू कब हुआ इनका? तो 1873 के एक्ट के माध्यम से, रेगुलेटिंग फिर 1873 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, कंपनी, क्योंकि कंपनी का नाम खराब होने के कारण ब्रिटेन का नाम खराब हो रहा था, इसी कारण जो है यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था।
उसके बाद यहाँ पर देखिए निजी व्यापार की अनुमति कब दी गई, तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा आंशिक रूप से दिया गया था। ठीक है, ये देखिए मैंने केंद्रीय की शासन के बारे में आपको मैप के माध्यम से बताया है। फिर यहाँ केंद्रीय शासन की स्थापना 1833 के चार्टर एक्ट में हुई और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। फिर केंद्रीय शासन प्रणाली स्टार्ट हुई कि 1833 में केंद्रीय की शासन की स्थापना दोबारा हुई थी। बंगाल में केंद्रीय की शासन की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, लेकिन केंद्रीय शासन की स्थापना भारत में कब हुई थी, ये 1833 के चार्टर एक्ट में हुई थी। और इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यही सबसे मेन पॉइंट है। बाकी तो इसमें केंद्रीय शासन की नींव यहाँ से पड़ी। भारत में केंद्रीय शासन की नींव कहाँ से पड़ी थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा नींव पड़ी थी यहाँ पर, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें थी तो नींव पड़ी थी। जब ये भारत के परिप्रेक्ष्य में होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर हो गया कि केंद्रीय की शासन की स्थापना हुई। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि केंद्रीय की शासन की नींव कहाँ पर पड़ी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पड़ी थी। और केंद्रीय शासन की स्थापना कहाँ से हुई, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा हुई। फिर एक क्वेश्चन पिछला आप देख लीजिए कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव कहाँ पर पड़ी। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव कब पड़ी, तो 1757 के प्लासी के युद्ध में पड़ी। और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1765 के इलाहाबाद की संधि से हुई। और भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सर्वे सर्वा मान लिया गया किस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इतने टॉपिक काफ़ी गहनता से आपने देख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 1687 में देखिए बम्बई और 1639 में आपका मद्रास, 1633 में बालासोर, उसके बाद 1608 से 1613 में सूरत। ठीक है, और ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जो समझाया गया है कि फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा आया। स्थापना 1774 में हुआ और स्थापना कलकत्ते में हुआ था, CGI, एरिजा, MP। और 3 जो एडिशनल न्यायाधीश थे उनको हम शॉर्ट में SCL कहते हैं, हाइड, लेमिस्टर और चैम्बर्स। ठीक है, ये 3 एडिशनल न्यायाधीश थे। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये लाया क्यों गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियाँ थी। वारेन हेस्टिंग्स ने जब उनको बनाया गया था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को, तो हुआ क्या कि जो अन्य 3 न्यायाधीश, 3 अन्य गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल की बात ही नहीं मान रहे थे, क्योंकि गवर्नर जनरल को लेकर के 4 ही सदस्यीय कमेटी थी, तो 3 एक लोग हो जाते थे, गवर्नर जनरल अकेला हो जाता था। तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से कुछ चीज़ें यहाँ पर जो है उनको मजबूत किया गया। सबसे पहले देखिए लॉर्ड पिट्स जो थे ब्रिटिश थे, इन्होंने की अनुशंसा पर लाया गया था। शीर्षक था कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के अधिकाराधीन क्षेत्र। तो यहाँ पर कंपनी पर ब्रिटिश सरकार और अपना जो है हथकंडा मजबूत कर रही थी। ब्रिटिश क्राउन का भारतीय क्षेत्रों पर दावा कर दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। यहीं से देख लीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग किया गया। 2 संस्थाएं बनी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये व्यापारिक मामलों को नियंत्रण करते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये राजनीतिक मामलों की जिम्मेदारी रखते थे। दोनों ही ब्रिटिश इंडिया कंपनी के अंग थे, लेकिन अलग अलग इसको बना दिया गया था। इसमें कुछ सरकार अपने अपने जो है नुमाइंदे बैठा दिए थे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ब्रिटिश बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक जिम्मेदारी दिया गया। अब यहाँ पर देखिए इसको फिर बाद में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को 1853 में अस्थायी रूप से जो है अलग कर दिया गया था। इसमें प्रशासनिक कार्य और विधायी कार्य इसको अलग किए गए थे 1853 में, और 1858 के बाद इनका तो अंत ही कर दिया गया था। तो 1853 की चार्टर एक्ट में इसको अलग किया गया था, लेकिन 1858 में इसको एकदम बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब खत्म कर दिए गए थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निदेशक मंडल कहा जाता है। अब देखिए थोड़ा नियंत्रक मंडल के बारे में देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा गठित हुआ था, 6 सदस्यीय कमेटी थी, नियुक्ति हुई थी, और इन सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन द्वारा की जाएगी। ब्रिटिश क्राउन इनको नियुक्त करेंगे, ये राजनीतिक मामले देखेंगे। इनको वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। अब सोच रहे हैं कितना, देखिए भारत का जो है घाटा हो रहा है और भारत के लोगों का शोषण हो रहा है। थोड़ा हम चार्टर एक्ट के बारे में देख लेते हैं। चार्टर एक्ट को हम राजलेख कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं। ब्रिटिश क्वीन या किंग द्वारा जारी किया जाता था। फर्स्ट चार्टर एक्ट 1793 और अंतिम चार्टर एक्ट
1853 है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम फिर चार्टर एक्ट 1813 लेकर के आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कैसी लगी क्लास आप बड़े दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।